नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। सदन के पटल पर रखे जाएंगे यूसीसी समेत कई विधेयक। देहरादून के विकास नगर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। तमंचे के बल पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास। पुलिस हिरासत में तीनों बदमाश। मुस्लिम संगठन ने किया यूसीसी का विरोध। यूसीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, धर्म विशेष को टारगेट कर रही सरकार। उत्तरकाशी में धीमी गति से हो रहे पुल के निर्माण से लोग परेशान। निर्माण कार्य में लगे सिर्फ 2 मजदूर। 2013 की आपदा के बाद से बदहाल था पुल। आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। बता दें, सदन के पटल पर कई विधेयक रखे जाएंगे। यूसीसी समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। धामी कैबिनेट में यूसीसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति मिली है। सदन के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सत्र को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। तो आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। ये विशेष सत्र है। सत्र के पहले दिन सदन में श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का यह विशेष सत्र चलेगा। सदन के पटल पर कई विधेयक रखे जाएंगे। यूसीसी समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। धामी कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। सदन के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून के विकास नगर में 3 बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तमंचे के बल पर लूट की वारदात का प्रयास किया गया। ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात की कोशिश की गई। बदमाशों से भिड़े सर्राफा व्यापारी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस की हिरासत में तीनों बदमाश हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून के विकास नगर में 3 बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तमंचे के बल पर लूट की वारदात की कोशिश की गई। ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात का प्रयास किया गया। बदमाशों से सर्राफा व्यापारी भिड़े। मौके पर पुलिस पहुंची तो मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस की हिरासत में तीनों बदमाश हैं। यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश घुसे थे और वहाँ पर लूट का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा दिलेरी का परिचय देते हुए तत्काल उस एक को जो है उससे भिड़ गए थे वो, तो पुलिस को सूचना दी और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। तत्काल से जो पूछताछ मिली उससे पता चला कि 2 अन्य इसके साथी थे जो यहाँ पर आए थे और सहारनपुर के रहने वाले हैं। सभी सूचनाओं को शेयर सहारनपुर पुलिस से भी किया गया और उनके बारे में आपराधिक इतिहास पता चला तो कि 25 से 30 मुकदमे हैं और लगातार वहाँ पर मंडी थाने से भी वांटेड लूट डकैती में चल रहे हैं। पूरी एरिया में सूचना मिलते ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था और इसी के तहत जो सिटी देहात में ये कहीं बाहर भाग नहीं पाए और अभी ये कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश थे, जिसमें जहांगीर एक नाम बताया गया और दूसरे का भी उसमें जो नाम आया सुबोध करके, और ये सभी पर काफ़ी सारे आपराधिक मुकदमे हैं। और ये भागने के दौरान जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करी तो उनके 2 जहांगीर के पैर में गोली लगी और एक और बदमाश को भी पैर में गोली लगी है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। नरेंद्रनगर में रेलवे परियोजना से ग्रामीण प्रभावित है। प्रभावित ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की है। परियोजना के लिए लगाए गए क्रशर से लोग परेशान हैं। स्कूल के सामने स्टोन क्रशर लगाया गया है। सुरंग बनाने के लिए हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रही है। प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। ग्रामीणों का ये कहना है। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। तो बता दें कि नरेंद्रनगर में रेलवे परियोजना से ग्रामीण प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की अब मांग की है। परियोजना के लिए क्रशर से लोग परेशान हैं। स्कूल के सामने स्टोन क्रशर लगाया गया है। दरअसल सुरंग खोदने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है और इस ब्लास्टिंग की वजह से ग्रामीणों के मकानों पर दरारें आ रही है, जिसकी वजह से अब ग्रामीण जो है वो परेशान हैं। वहीं प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो सूख रहे हैं। ग्रामीणों ने ये शिकायत की है। वहीं समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी ग्रामीण दे रहे हैं। जब से परियोजना लगी है ये, तो हम सभी गांव के लोग खुश थे कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लग रहा है, तो इससे गांव में बहुत सारे रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे।
लेकिन वो सारे सपने हमारे कुछ ही वर्षों में चूर चूर होकर के रह गए, क्योंकि ये परियोजना हमारे को संसाधन, ये रोजगार के उपलब्ध कराने नहीं, हमारे घर बार को उजाड़ने के लिए आ गई है। जो हमारे अपने संसाधन थे, जो हमने सृजन किए थे, ये चाहे कैंपिंग हो, राफ्टिंग हो, ये सारे के सारे आज उसकी भेंट चढ़ चुकी है। इनके यहाँ क्रैशर पे क्रैशर लग रहे हैं, रोड़े खोद के रख दिए हैं, मकान उजाड़ के रख दिए हैं, पानी के जो हमारे स्रोत थे वो सारे सूख चुके हैं, स्कूल हमारे पूरे तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारी रेलवे के लिए यहाँ पे रखी गई है ग्रामवासियों की, रेलवे से जो भी मतलब यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है उसके संबंध में रखी गई है। ये एक महापरियोजना है, इसके लिए हम सरकार को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये ज़रूरी है, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाले हैं उसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई करें। उत्तराखंड हाई कोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले चीफ जस्टिस रितु बाहरी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर कसरत करती दिख रही है, तो वहीं मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर आया है और सरकार पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम संगठन ने किया यूसीसी का विरोध। यूसीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। धर्म विशेष को टारगेट कर रही सरकार। एक तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए जी जान लगाए हुए है। इसे लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वहीं इस बीच यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध में उतर आया है। मुस्लिम संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार का यूसीसी को लाने का मकसद सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध है। इसमें मुस्लिम समाज द्वारा दिए गए आपत्तियों और मुस्लिम समाज द्वारा दिए गए सुझावों को भी कोई जगह नहीं दी गई। वो अपने बड़ों को खुश करने के लिए या ये दिखाने के लिए गैर मुस्लिम भाइयों को कि देखो हमने एक खास तबके को टारगेट करके उनको दबा दिया है, वो यहाँ उसको लागू करना चाहते हैं। जबकि पहाड़ में दूसरी बहुत सारी बिरादरियाँ ऐसी हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा रीति रिवाज रखती हैं। उन जातियाँ जनजातियों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर कर दिया गया है और मुसलमानों के अक्सर मसाइल को इसमें ले लिया गया है। उसमें ये कोशिश की गई है ताकि मुसलमानों को दूसरे तबके को खुश किया जा सके कि देखो हमने एक खास तबके को उसमें टारगेट किया है जो हिंदुस्तान के संविधान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी और अक़लियत के हुकूक के खिलाफ वर्जी है। आज हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे अगर ये कुरान और मुसलमानों के और यकसा कैसे हुआ जब इसमें जनजातियों को और जातियों को निकाल दिया गया पहाड़ की, तो कैसे यकसा सिविल कोड हुआ। मुफ्ती रईस ने जनजातियों को यूसीसी में जगह न मिलने को लेकर भी विरोध जताया है, तो वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की है कि क्या सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों को गले लगाने को तैयार हैं। रही बात इसकी कि कोई भी मुसलमान रामायण का विरोध नहीं करता है और न ही कुरान का विरोध करता है। मैं कह रहा हूँ इंडिया कॉम्पोजिट कल्चर्स का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, इस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हर किताब कोई ना कोई राह दिखाती है, लेकिन जब हम बात रामायण की कर रहे हैं तो रामायण तो त्याग है। श्री राम ने तो शबरी के बेर खाए थे, लेकिन आज यहाँ क्या मुसलमानों को मुख्यमंत्री गले लगाने के लिए तैयार हैं? हमारे शहर काजी को, हमारे मुफ्ती साहब को मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं। फिलहाल यूसीसी का ड्राफ्ट किस तरह से तैयार किया गया है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम संगठन ने यूसीसी का विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि यूसीसी महज समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए लाया गया है। बहरहाल देखना होगा कि यूसीसी आने के बाद मुस्लिम संगठन का क्या रुख रहता है, क्योंकि विरोध के सुर अभी से सुनाई देने लगे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या यूसीसी के नियम सभी के लिए एक समान रखे गए हैं या फिर नहीं, और यदि यूसीसी में किसी को छूट दी गई है तो फिर इसे समान नागरिक संहिता कानून कैसे कहा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या यूसीसी से बाहर उत्तराखंड की जनजातियां? क्या यूसीसी के नियम नहीं होंगे इन पर लागू? किसी को छूट तो किसी पर लागू। फिर यूसीसी कानून कैसे एक समान? उत्तराखंड में यूसीसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
यूसीसी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है क्योंकि कमेटी ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। लेकिन ड्राफ्ट सौंपने के बाद से ही हर तरफ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या यूसीसी का कानून सभी के लिए एक समान होगा। उत्तराखंड में रह रहे सभी धर्म जाति के लोगों पर यूसीसी का नियम क्या लागू होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनजातियों को अलग रखा जा सकता है। प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियां हैं जिनके तौर तरीके और नियम अलग हैं। हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि यूसीसी के नियम प्रदेश में सबके लिए एक समान होंगे। समान नागरिक संहिता वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू करने का लक्ष्य है, लेकिन माना जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों को इसके बाहर रखा जा सकता है। अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। प्रदेश में थारू जनजाति उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इसके बाद जौनसारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से भाबर क्षेत्र और देहरादून के चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल क्षेत्र, टिहरी का जौनपुर, उत्तरकाशी के परग नैकान क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं भोटिया जनजाति प्रदेश की सबसे पुरानी मानी जाती है। इन जनजातियों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अलग नियम हैं और ड्राफ्ट हैंडओवर करने के बाद से ही ये चर्चा हर तरफ हो रही है कि क्या प्रदेश में जनजातियों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि फिर कानून को समान नागरिक संहिता का नाम क्यों दिया जा रहा है, जब सभी को इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। बहरहाल यूसीसी आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर यूसीसी का कानून किस पर और कितना लागू होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को अंतरिम बजट के फायदे गिनाए। नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया ताकि जनता को लाभ मिले। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भाई भतीजे की नहीं, आम जनता की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो पारिवारिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को चिंता नहीं है कि मेरा बेटा अध्यक्ष बने, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। एकमात्र लोकतांत्रिक दल है जो 365 दिन 24/7 जिसके बूथ के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अन्य राजनीतिक दल केवल एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं और चुनाव के समय दिखाई देते हैं। उधर उत्तरकाशी का तिलोद पुल साल 2013 में आई आपदा के बाद से बदहाल है। स्थानीय लोगों की माने तो पुल का निर्माण कछुए की चाल से चल रहा है। लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य के नाम पर सिर्फ 2 मजदूर लगाए हुए हैं, जबकि ये रास्ता जिला मुख्यालय के काफी नजदीक है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पुल के दूसरे हिस्से को उठाने के लिए जैक मंगवाया गया है। जैक टीम नहीं आने की वजह से काम में देरी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ जिला प्रशासन बिल्कुल ही सुस्त पड़ा हुआ है। यहाँ की राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। इनको जनता के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। केवल ये जो है सरकारी पैसे को ठिकाने पे लगा रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य देशों ने तो हवा में पुल बना दिए हैं, पानी के ऊपर बड़े बड़े पुल बना दिए हैं, किंतु दुर्भाग्य उत्तरकाशी का है जो इस पुल को बनाने में सरकार को न जाने क्या मुश्किल हो रही है। तिलोद पुल का जो हमारा नया पुल है उसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका लगभग। जो पुराना पुल का अपलिफ्टिंग का कार्य था, अपलिफ्टिंग के कार्य में हमारा स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो चुका। अब इसमें लगभग हमारा फरवरी के एंड तक इसका स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है। अपलिफ्टिंग का कार्य फरवरी एंड तक हो जाएगा इसका लगभग। श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक में आंगन में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। बता दें कि बच्चे को आनन फानन में बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया। रेंजर ललित मोहन नेगी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पे मेरे चौकी इंचार्ज वो पुलिस बल गया था। इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ। लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया।
ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलम्ब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है और बाकी मौके पे जाके उस स्थिति से आप लोगों को अवगत कराऊं। विश्व कैंसर दिवस पर मौके पर राजधानी देहरादून में एनएसयूआई ने कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के साथ ही कैंसर के प्रति जागरूक करना है। देखिए, आज पूरे विश्व में आज विश्व कैंसर डे मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर पूरे हर एक जिले में लगवाया गया है। इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो आज की डेट में कैंसर से ज़्यादा पीड़ित लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और साथ ही यह रक्त का जो यूज़ है वो हमारे गाँव के गरीब और एक निचले तबके को जो रक्तदान मिले उसको मुफ्त इलाज हो, इसलिए लगाया गया है। उधर रुड़की के मोहम्मदपुर जट में दिसंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी ने युवक को मारने के बाद नदी के किनारे दफना दिया था। वहीं आरोपी ने बताया कि मृतक से विवाद होने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया हथियार बरामद किया है। क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है। मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी। और इस चीज़ में इस व्यक्ति ने रात के समय मौके का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के इसको ठिकाने लगाने के लिए ये जब नहर में जा रहा था, उस बीच ये क्योंकि काफ़ी रात बीत गई थी, अर्ली मॉर्निंग में सुबह फटने के टाइम में ये उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो वहीं पास में एक नहर में इसने इसे दबाने का प्रयास किया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन तेजी से नशे की गिरफ्त में आते युवाओं ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बीते 3 सालों में नशा तस्करों पर कार्रवाई के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून एजुकेशनल हब माना जाता है। अलग अलग राज्यों से युवा देहरादून पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने आने वाले युवाओं को निशाना बनाकर नशा तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, अपने काम को खड़ा करने में लगे हैं। तो वहीं देहरादून के आसपास फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं को भी नशा तस्कर अपना शिकार बना रहे हैं। इसका अंदाजा पुलिस कार्रवाई से लगाया जा सकता है। दून पुलिस द्वारा पिछले 3 सालों में की गई कार्रवाई के तहत 1500 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद सैकड़ों किलो नशीले पदार्थ देहरादून में खपने से रोके गए हैं। लेकिन अवैध नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए दून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अवैध नशा तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए दून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं अब देहरादून पुलिस ने एक साथ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बार नशा तस्करी में पकड़े गए 90 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों की लगातार निगरानी की जाएगी और समय समय पर इन्हें स्थानीय थानों में भी हाजिरी लगानी होगी। मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग फ्री देवभूमि मिशन है, उसके तहत इस बार देहरादून में ऐसे अभ्यस्त अपराधी जो नशे के कार्यों में काफ़ी लंबे समय से लिप्त है या उन पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं, उनकी लगातार निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए 90 ऐसे तस्करों को चिन्हित करके विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिससे रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग हो जाए, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ जो आजीविका है उसको क्या है, जिससे कि उनकी डेटा जो है बनता रहे और ये फिर से पुनः इस तरह के नशा तस्करी में लिप्त ना हो पाए। देखिए, 2 तरह के इसको हम लेके चले कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट है, जिसमें कि जो ऐसे तस्कर या ऐसे जो पेडलर्स काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी कर पाएँ। सेकंड, एक हम साइड बाय साइड अवेयरनेस के इशू को लेकर चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर ऐसे नशे की अगर लत में जा रही तो उसको कैसे रोका जाए, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो जाए और वो इससे बाहर निकले, उसके लिए भी व्यवस्था करने के इस तरह की हमारा काम चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई को देखें तो ये आंकड़े गवाही देते हैं कि आखिर दून में नशा तस्करों का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है। पिछले 3 सालों में दून पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक साल 2021 में 634 मुकदमे दर्ज हुए, वहीं 676 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। चरस 37 किलो,
स्मैक 5.11 किलो, अफीम 3 किलो, गांजा 3 क्विंटल, नशीली गोलियां 1.29 लाख, नशीले इंजेक्शन 1.12 लाख, नशीले कैप्सूल 1.49 लाख और हेरोइन 1.22 किलो बरामद हुई। साल 2022 की बात करें तो 495 मुकदमे दर्ज हुए, 511 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से चरस 33 किलो, स्मैक 3.87 किलो, अफीम 541 किलो, गांजा 2.11 क्विंटल, नशीली गोलियां 19,125, नशीले इंजेक्शन 988, नशीले कैप्सूल 29,000 बरामद हुए। साल 2023 की बात करें तो 351 मुकदमे हुए, इनमें से 408 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। चरस 46 किलो, स्मैक 5.7 किलो, अफीम 61 ग्राम, गांजा 2.77 क्विंटल, नशीली गोलियां 13,020, नशीले इंजेक्शन 1,008, नशीले कैप्सूल 60,172 बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इनकी कीमत अरबों रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रदेश की पुलिस अभियान चला रही है। लेकिन जिस तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसने पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू। सत्र के पहले दिन सदन में दी गई श्रद्धांजलि। सदन के पटल पर रखे जाएंगे यूसीसी समेत कई विधेयक। देहरादून के विकास नगर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। तमंचे के बल पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास। पुलिस हिरासत में तीनों बदमाश। मुस्लिम संगठन ने किया यूसीसी का विरोध। यूसीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप, कहा धर्म विशेष को टारगेट कर रही सरकार। उत्तरकाशी में धीमी गति से हो रहे पुल के निर्माण से लोग परेशान। निर्माण कार्य में लगे सिर्फ 2 मजदूर। 2013 की आपदा के बाद से बदहाल था पुल।